हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो एक प्रश्न था वो ये था कि जो गुरु की दशा चली उस दशा के अंदर जो एक आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। कहीं न कहीं अगर हम बात करें, हम मेहनत करते हैं ताकि हमें उसके बदले में कुछ अर्निंग्स हों। तो गुरु की दशा के अंदर कई बार ऐसा माना जाता है कि वो धन प्रदायक ग्रह हैं। फिर उसमें ऐसी आर्थिक उन्नति क्यों नहीं देखने को मिली? अर्निंग्स को लेकर क्यों कुछ चुनौतियां देखने को मिली? ये पहला प्रश्न। दूसरा, एक और जातक का ये भी एक प्रश्न था कि सर क्या ग्रह जो है किसी राशि में बैठता है तो राशि के स्वामी के प्रभाव को ज्यादा अहमियत देनी है, या फिर जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी को उसका डिस्पोजिटर माना जाए, उसको अहमियत दी जाए? तो देखिए, दोनों ही चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दशाओं के अंदर फैक्टर्स को काउंट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। सबसे पहला जो ये सवाल उठता है कि गुरु की दशा और गुरु की दशा के अंदर कई बार चीजें आते आते हाथ से, या अर्निंग्स के मामले में चीजें हाथ में आते आते रुक सी जा रही थी। इसको सबसे पहले देख लीजिए। अगर हम बात करें तो इस कुंडली में तकरीबन तकरीबन 2010 से गुरुदेव की दशा चल रही है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो गुरुदेव जुपिटर हैं वो विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके वो खुद ही स्वामी कहे जाएंगे। और राशि जो है वो राशि है कहीं ना कहीं 8 नंबर, जिसके दो कोरूलर्स माने जाते हैं, एक तरफ से केतुदेव और एक तरफ से मंगल। अब सबसे पहली कंडीशन, जुपिटर ने क्यों इन्फ्लुएंस किया अर्निंग्स को? तो पहला रूल, डिस्पोजिटर थ्योरी लगेगी। जो चंद्रदेव हैं इस कुंडली में, जो कि आपके अर्निंग्स के लॉर्ड हैं, वो कहीं ना कहीं अपने भाव से छठे घर में जाके बैठे हैं, पहली चीज। दूसरी परिस्थिति, गुरु की राशि में बैठे हैं। तो जब गुरुदेव की दशा चलेगी तब कहीं ना कुछ रिलेटेड टू अर्निंग्स, क्योंकि चंद्रमा एक ही राशि के स्वामी होते हैं और वो भाव यहाँ पे 11वें को ले रहे हैं, तो सिर्फ 11वें भाव के स्वामी है। इस वजह से गुरु की दशा के अंदर कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्राप्त होने वाली जो आय है, अर्निंग्स है, उसके ऊपर कोई ना कोई फैक्टर बनेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, गुरुदेव जिसकी राशि में बैठे हैं वो ग्रह स्वयं ही कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं अर्निंग्स को, 11th हाउस को। इस वजह से जुपिटर के पास दोनों ही साइड का पोटेंशियल खड़ा हो रहा है। एक तरफ से जुपिटर की अपनी राशि में एक ग्रह आके बैठा है जिसके पास जिम्मेदारी है आपके अर्निंग्स को सस्टेन रखने की, मेंटेन रखने की। दूसरी तरफ गुरुदेव खुद पराक्रम भाव में जाके बैठकर पराक्रमेश को वहां से देखा जाए तो दृष्ट कर रहे हैं। पराक्रमेश को दृष्ट करने से मंगल को तो शुभता मिलेगी, लेकिन मंगल नीच राशिस्थ हो रहे हैं 11th हाउस में। ऐसे स्थिति में, और दूसरी चीज, अष्टम भाव के स्वामी का प्रभाव भी कहीं ना कहीं 11th हाउस पर आ रहा है, जो कि उस भाव को, अर्निंग भाव को पीड़ित कर रहा है। इस स्थिति में कई बार जितनी हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं उतना ज्यादा रिजल्ट हम नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट है वहां पे जाके वो ग्रह जो एक डोमिनेंस दिखानी चाहिए उसकी जगह वो क्या दिखाने लगेगा? कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल बिहेवियर दिखाने लगेगा, क्योंकि राशि एक सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। तो उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर जाके मंगलदेव बैठ रहे हैं जहां पे हम उन्हें नीच राशिस्थ मानते हैं। कहीं ना कहीं अर्निंग्स के मामले में कुछ इमोशनल पॉइंट्स को लेकर चीजें आते आते रोक सकती हैं। अष्टमेश के प्रभाव को भी यहाँ पे साझा रूप से देखा जा सकता है। अब बात करें कि गुरुदेव का जो नक्षत्र प्रभाव है उसको लेकर कि इंपॉर्टेंस किसे देनी थी, नक्षत्र को या उस भाव राशि स्वामी को? तो देखिए, भाव राशि स्वामी की तो इंपॉर्टेंस इस बात पे होगी कि किसी भी भाव का स्वामी उस भाव के मिलने वाली चीजों के प्रति कहीं ना कहीं अपना एक रवैया रखता है, उसे सस्टेन करने का काम करता है। नक्षत्र क्योंकि भाव के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की तरह, एक बड़े से मकान में कमरों की तरह है। ऐसे स्थिति में नक्षत्र का जो असर है, जो प्रभाव है, वो अवमन माना जाएगा। लेकिन इससे इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि वो जो राशि प्रभाव है उसे हम खत्म कर दें। आपका अपना एक कमरा हो सकता है, वो किचन हो सकता है, वो हॉल हो सकता है, वो बेडरूम हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि आपका पूरा का पूरा घर बना कहाँ पर है। बहुत ही एक अमीर जगह पे जाके, बहुत ही रिच जो सोसाइटी है वहां पे बना है, या वही कमरा एक गरीब सोसाइटी के आसपास जाके बना हुआ है। ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो जो राशि है वो राशि का भी प्रभाव अहमियत जरूर रखता है। अब देखिए, गुरुदेव क्योंकि अपने ही नक्षत्र में बैठ के चल रहे हैं, ऐसे स्थिति में उनका संबंध सप्तम
और साथ ही साथ चौथे भाव से। चौथा भाव प्रॉपर्टीज का होता है और कहीं ना कहीं सप्तम भाव जो होता है वो साझेदारी, व्यापार, लंबी यात्रा और विवाह का होता है। गुरु इस समय जब ये अपनी दशा में चल रहे हैं तो इनके ऊपर एक तरफ से शनि और दूसरे तरफ से केतु, दो क्रूर ग्रहों का साझा प्रभाव कार्य कर रहा है, क्योंकि गुरु यहाँ पे शनि के भी और साथ साथ केतु के भी डिस्पोजिटर है। शनि का डिस्पोजिशन होने की वजह से क्या होगा, एक तरफ से वो पंचमेश शुभ स्थिति मानेंगे, लेकिन षष्ठेश का होना तो कहीं ना कहीं बेफिजूल में कर्ज की स्थितियों में फंसने जैसी कंडीशन बनेगी, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है और दशा 4th हाउस लॉर्ड गुरु की चल रही है, तो डिस्पोजिटर थ्योरी के तहत कहीं ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, केतु। केतु जो है वो गुरु की राशि में बैठे भी हैं और गुरु को दृष्टि से भी प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्योंकि ये एक वैराग्यवादी ग्रह है और बैठा भी है तो कहाँ पे, 7th हाउस में। 7th हाउस एक्चुअल में हमारे डिजायर्स का हाउस होता है। 3, 7 और 11 ये तीनों ही कहीं ना कहीं हमारे जो डिजायर्स हैं उसको दिखाता है। अब केतु का डिजायर हाउस में बैठकर प्रभावित करना और वो भी 7th हाउस, ये कहीं ना कहीं चाहतों से थोड़ा दूर हटाता है, डिटैच करता है। इसकी वजह से थोड़ा सा जो असर है केतु की प्लेसमेंट का वो जुपिटर के ऊपर भी है। अच्छी बात ये कही जाएगी कि जुपिटर खुद एक प्रकार से मटीरियलिस्टिक गेन्स के अंदर माने जाने वाले 3rd हाउस के साथ में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से गुरु की जब दशा प्रभाव होगा तो व्यक्ति अपने जीवन में और ज्यादा मटीरियलिस्टिक गेन्स को पाने की कोशिश करते नजर आएंगे, क्योंकि जब ग्रह 3, 7 या 11 के प्रभाव को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो जीवन के अंदर मटेरियल के प्रति थोड़ा सा एक झुकाव बना के चलते हैं। इवन दो जुपिटर इस तरह का प्लैनेट है जिसे हम जीव तत्व ग्रह मानते हैं, लेकिन भाव प्रभाव भी यहाँ पे साथ में समझना आवश्यक है। दूसरी चीज है कि अगर आप नवांश पे ध्यान दें तो जुपिटर तीसरे भाव में बैठकर जहां पे कि वो अपनी मनमर्जी चलाएं, थोड़ा सा जिद्दी हो जाए, ये संभव है। इस स्थिति के साथ वो प्रभाव कहाँ करने वाले हैं, वो प्रभाव करने वाले हैं कहीं ना कहीं 11th हाउस को, क्योंकि नवांश में उनकी जो प्लेसमेंट है वो 11th हाउस में। तो अगर हम पिछले रूल से भी चलते जो हमने बहुत शुरुआत में बना के रखा था कि ग्रह लगन कुंडली में कहाँ भी बैठा है, लेकिन नवांश कुंडली में वो जिस एक अंश में बैठा है उसको लगन के तुल्य करके देख लीजिए, तो दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि गुरुदेव की जो दशा है उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में कहीं से भी जाकर 11th हाउस को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। पहला, जहां वो बैठे हैं वहां का राशि स्वामी वहां बैठ के इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा, नवांश में वो खुद भी वहीं पर बैठ के कार्य करते हुए नजर आते हैं, जो कि बड़े भाई बहनों का घर है। गुरु की दृष्टि 11th हाउस के ऊपर है और 11th हाउस का स्वामी गुरु के राशि में आके बैठा हुआ है, यानी उसके एक प्रकार से अधिपत्य शरण में आके बैठा हुआ है। ऐसे स्थिति में बड़े भाई बहनों के प्रति भी एक लगाव, क्योंकि गुरु आखिरकार जीव कारक ग्रह है, तो जो ग्रह का प्रभाव है उसकी वजह से और उसकी दृष्टि प्रभाव की वजह से, जिसे कि हम शुभ मानते हैं गुरु की दृष्टि, उस प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं वो बड़े भाई बहनों के प्रति भी अपना एक लगाव बनाए रखेगा। केतु का जो नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ क्रिएट होता डिटैचमेंट का, गुरुदेव की दृष्टि केतु के उस नेगेटिव एस्पेक्ट को कम करने की कोशिश तो आवश्यक रूप से करेगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि गुरु में खुद शनि और केतु इन दोनों की ही प्रवृत्तियां मिल गई हैं। तो ये चीजें कई बार गुरु दशा के अंदर परेशानियों का कारण बन जाती हैं, क्योंकि शनि और गुरु आपस में तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जब शनि का संबंध केतु के साथ हो रहा हो, यहाँ पे कॉमन डिस्पोजिटर थ्योरी के हिसाब से शनि, चंद्रमा और केतु आपस में लिंक्ड हैं गुरु के राशियों में बैठे होने के कारण। ऐसे स्थिति में शनि का संबंध जब केतु से कनेक्ट होगा तो ये कार्य के अंदर अवरोध की स्थितियों को बार बार दर्शाने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से जब ये गुरु की दशाएं चलेंगी तो कई बार जो काम नॉर्मली नेचुरली बन जाने चाहिए वो काम बनने में भी बार बार रुकावटें, चीजें आगे बढ़े और फिर रुक जाए, ये बार बार सामना जीवन में करना पड़ सकता है। धन्यवाद।